नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र और इसके सिंपल पेपर को लेके आया हूं, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत नजदीक है। ऑलरेडी हमने एक सिंपल पेपर कंप्लीट करवा रखा है और टोटल 3 सिंपल पेपर आपके सपोर्ट मटेरियल में हैं। तो आज हमारा जो सिंपल पेपर है वो सिंपल पेपर 2 है। इसके बाद एक सिंपल पेपर और आएगा, उसके बाद आपके लगभग 80% जो डाउट है ना वो समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, सोशियोलॉजी है क्लास 12 सिंपल पेपर 2024 से 2025 के बीच में जिन बच्चों का अभी के बोर्ड में एग्जाम चल रहा है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा और जितने भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको संलग्न किए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सिंपल पेपर के सबसे पहले क्वेश्चन से। आपको पता है कि जो आपके बोर्ड में प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसमें जो पहले के प्रश्न होते हैं 20 प्रश्न, वो आपको एमसीक्यू होते हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऐसे ही यहां से हमारे पास जो 20 नंबर का प्रश्न तैयार होता है वो 1 नंबर के लिए तैयार होता है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है जनसंख्या के पराश्रित और कार्यशील हिस्सों की तुलना के लिए उनके मापने का क्या साधन है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पराश्रित क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के आमदनी पर अपना जीवन चला रहा हो, इसे हम पराश्रित कहते हैं। और कार्यशील कहने का मतलब हो गया ऐसे व्यक्ति जो खुद कमा के अपने परिवार का जीवन यापन चला रहे हैं। तो यहां पे पूछ रहा है प्रश्न कि जनसंख्या के पराश्रित और कार्यशील हिस्सों की तुलना के लिए उनको मापने का साधन कौन सा है, कैसे आप उनको माप पाते हो या उनके बारे में जान पाते हो। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है जनसंख्या की आयु संरचना, तो इसमें आयु संरचना का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा है स्त्री पुरुष का अनुपात, ये भी मतलबहीन है, मतलब इसमें कोई मतलब इसका नहीं बनता है। तीसरा है पराश्रिता अनुपात, अब ये सही ऑप्शन होगा क्योंकि अब कितने व्यक्ति ऐसे हैं हमारे समाज में जिनका अपना कोई रोजगार नहीं है, या फिर वो रिटायर हो चुके हैं, या फिर वो बच्चे हैं, या फिर वो किसी प्रकार से काम करने लायक नहीं है। उनका जो जीवन यापन है वो किसी दूसरे व्यक्ति के आय पर निर्भर करता है। तो उसको मापने के लिए पराश्रिता अनुपात का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि अभिकथन और कारण वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभिकथन ए कहता है जाति समूह सजातीय होते हैं, मतलब जाति का जो समूह सजातीय होते हैं, अर्थात विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। ये हमारा अभिकथन कहता है। अभिकथन को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं इस बार आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी का पेपर है जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन को आपसे घुमा के पूछा जाएगा जिसके कारण आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए, जातीय समूह सजातीय होते हैं, अर्थात विवाह समूह के सदस्यों में ही होता है। जो जाति के अंदर जो व्यक्ति होते हैं उनका शादी अपने सजातीय कहने का मतलब है कि अपनी ही जाति के दूसरे व्यक्ति के साथ होता है। ये हमारा अभिकथन ए कहता है। अब कारण आर इसका है जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम भी शामिल होते हैं, मतलब जाति के अंदर जो विवाह के नियम होते हैं उनका बड़ा कठोर नियम होता है। अब 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे। पहला कहता है अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने आपको जब भी सोशियोलॉजी पढ़ाया है तो उसमें बताया कि जाति के नियम जो होते हैं वो बड़े ही कठोर होते हैं। जाति के अंदर के नियम, आप जाति से निकल नहीं सकते हो, आप उनके नियमों से अलग नहीं हो सकते हो। और इनके अंदर शादी विवाह की जो नियम कानून होता है वो भी बड़े कठोर होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि आप अपने जाति से बाहर के जाति के लोगों के साथ शादी विवाह कर लेते हो तो आपको आपके समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, समाज से अलग कर दिया जाता है, आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, आपका भात बंद कर दिया। भात कहने का मतलब है समाज के किसी भी कार्यक्रम में आपको शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा कि अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जाति के नियम कानून बड़े ही कठोर होते हैं और जाति के अंदर जो विवाहिक कार्यक्रम या नीति नियम होते हैं वो भी कठोर होते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधनों का दूसरों की अपेक्षा ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है। यह सामाजिक संसाधन पूंजी के 3 रूपों में विभाजित किए जा सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी का रूप नहीं है? तो देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि समाज के कुछ लोगों के पास, हर एक व्यक्ति अपने समाज में करोड़पति तो नहीं हो सकता ना, हर एक व्यक्ति अपने समाज में जमींदार तो नहीं हो सकता ना। ये कुछ ही व्यक्तियों के पास धन होता है, शिक्षा होता है, पूंजी होता है या फिर जमींदारी होता है, सभी व्यक्तियों के पास नहीं होता। तो यही कहा जा रहा है कि दूसरों की अपेक्षा हमेशा पहले वालों या दूसरे वालों के पास ये सारी चीजें ज्यादा होती है। तो इसको 3 रूपों में विभाजित किए जा सकते हैं। अब इसको पढ़ने के बाद आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी का रूप नहीं है, मतलब आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक। शिक्षा का जो स्तर है या शिक्षा जिस प्रकार के चीजों में संलग्न होता है वो कहीं भी पूंजी का रूप नहीं होता। मतलब निम्नलिखित में से अगर आपसे पूछा जाए कि पूंजी का रूप नहीं है, पैसे जैसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट टाइप का कुछ नहीं है, पारंपरिक कुछ नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आता है परंपराएं वो नहीं है, तो उसमें आपको शिक्षा को लेना है, शैक्षिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जातियों में आपसी उप विभाजन भी होता है। ये बात भी हमने सोशियोलॉजी के चैप्टरों में पढ़ा है कि हर एक जाति के पीछे कुछ न कुछ उपजातियां होती है, उनके अंदर भी विभाजन होता है। अर्थात जातियों में हमेशा उपजातियां होती है। जितनी भी जातियां हैं हमारे समाज में, आप जातियों की काउंटिंग नहीं कर सकते हो, बहुत सारी जातियां हमारे समाज में, हमारे बिहार में ही लगभग 35 से 40 जातियां आपको मिल जाएंगी। और कभी कभी उपजातियों में भी उपजातियां होती है, मतलब जातियों से विभाजित होकर जो उपजातियां बनती हैं उन उपजातियों में भी कई सारी उपजातियां होती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे हम वर्ग नहीं कहते हैं, विभाजन नहीं कहते हैं, नातेदारी नहीं कहते हैं, खंडनात्मक विभाजन। खंडनात्मक विभाजन कहने का मतलब है एक ही जाति के अंदर कई सारी खंड टूट के उपजाति के रूप में निर्माण होता है और फिर उन्हीं उपजातियों के अंदर दूसरी कई सारी उपजातियों का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम खंडनात्मक विभाजन कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रंग भेद की नीति का एक तत्व नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा विशेषता है जो नीति रंग भेद, मतलब कई बार होता है ना कि गोरा काला इन सभी चीजों को लेके लोग एक दूसरे को हीन समझते हैं। आपने अफ्रीका में देखा होगा काले गोरे का कितना ज्यादा भेद था जिस समय गांधी जी ने वहां पे प्रोटेस्ट किया था। तो ये कह रहा है कि पहला तो है भूमि के स्वामित्व से इनकार, तो इसका तो काले गोरे या रंग भेद से कोई नाता ही नहीं है। दूसरा है दक्षिणी अफ्रीकी नागरिकता से इनकार, ये भी नहीं होगा। मिश्रित विवाह की अनुमति, ये भी नहीं होगा। सरकार में औपचारिक आवाज से इनकार। सरकार में औपचारिक आवाज से इनकार कहने का मतलब है जब भी गवर्नमेंट का निर्माण होता है, किसी भी प्रकार का सरकार जो हमारे यहाँ बनता है तो वो किन चीजों को लेके चलता है? वो हमारे संविधान के नीति नियम कानूनों को लेके चलता है। और हमारा संविधान यही कहता है कि हमारे भारतीय समाज के अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं सभी को समानता का अधिकार है। तो इस समानता के अधिकार के कारण सरकार में औपचारिक आवाज सभी व्यक्तियों को उठाने का मौका दिया जाए। अगर इनकार होता है तब यह रंग भेद की नीति का एक तत्व पाया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है। तो ये देश की अगर हम बात कर ले तो राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है। राष्ट्र से संबंधित कथन को चुनिए। वर्णन करना कठिन है, मतलब राष्ट्र को वर्णन करना कठिन है, ऑप्शन ए कहता है। बी कहता है परिभाषित करना कठिन है, तो वर्णन मतलब व्याख्या करना, परिभाषित करना मतलब उसको डिस्क्राइब करना, ये कठिन है। तीसरा कहता है साझे धर्म भाषा संस्कृति पर आधारित होता है। तो हमारा ही भारत को ले लीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? विविधता मिलेगा। कई प्रकार के जाति धर्म संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं। सभी के धर्म, सभी के भाषा, सभी के संस्कृति पर आधारित राष्ट्र जो होता है उसे ही हम यहाँ पे चुन सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र का मतलब ही होता है विविधताओं से भरा हुआ। अलग अलग धर्म के लोग मिलेंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग मिलेंगे, अलग अलग बोलचाल के लोग मिलेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है केवल एक अकेली राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना जिसके लिए सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्य क्षेत्रों से निर्जातीय राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दूर करने को प्रबल होता है। यह
कि यह जो नीति है डैश से संबंधित है। अब समझिए पहले इस प्रश्न को, क्योंकि इससे जुड़े हुए कोई दूसरे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। केवल एक अकेली राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल आइडेंटिफिकेशन अगर आप कह लें, जिसके लिए सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्य क्षेत्रों से निर्जातीय राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विभिन्नताओं, मतलब अलग अलग प्रकार की संस्कृति में दूर करने का जो प्रबल होता है वह डैश नीति से संबंधित है। तो यह एकीकरण से संबंधित है। क्या होता है कि अलग अलग संस्कृति, धर्म, जाति, समुदाय के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके उनमें भाईचारे की भावना उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई औपनिवेशिक नगर के एक प्रारूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब दक्षिण एशियाई औपनिवेशिक नगर, दक्षिण एशिया में औपनिवेशिक नगर का कहने का मतलब यह है कि जब इन पे दूसरे किसी देश का शासन चल रहा था, जब यह किसी दूसरे देश के अधीन थे, गुलाम थे, उसके लिए आपको इसमें से कौन सा कथन सही लगता है? देखिए, ऑप्शन ए कहता है मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, बी कहता है अनियोजित सड़कें, ऑप्शन सी कहता है दक्षिण एशियाई और औपनिवेशिक शहर के यूरोपीय नगरों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध थी। दक्षिण एशिया में जितने भी औपनिवेशिक शहर थे, मतलब जहां पे दूसरे देशों के अंदर शासन हो रहा था, उसमें यूरोप के नगर जो थे, मतलब वहां के लोगों के लिए जो औपनिवेशिक शासन कर रहे थे उनके लिए जो बस्तियां बनाई गई थी या फिर शहर बनाए गए थे, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हमारे पास फिर से अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में देश के उद्योग में समृद्धि देखने को मिली। औपनिवेशिक काल में जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था या फिर हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय हमारे यहाँ नगरीकरण मतलब कई प्रकार के शहरों का विकास हुआ, कई प्रकार के उद्योगों में समृद्धि कहने का मतलब है विकास देखने को मिला। और कारण आर कहता है इसमें नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास हुआ। यहाँ पे हमारे पास अभिकथन ए कहता है और अभिकथन ए और तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो सबसे पहले तो आप अभिकथन ए देखिए कि औपनिवेशिक काल में नगरीकरण में देश के उद्योगों में समृद्धि देखने को मिली थी। तो देखिए कुछ हद तक तो ये बातें सही भी है कि अंग्रेजों के समय में आपको कुछ चीजें सही भी देखने को मिली जैसे उद्योग वगैरह में, लेकिन ये हमारे भारत के लिए फायदेमंद नहीं था। ये अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे, हमारे भारत को इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। लेकिन अगर हम कारण की बात करें तो अंग्रेजों ने ये भी अपने फायदे के लिए किया कि नए नए शहरों का उद्भव और विकास किया, ताकि अब जैसे कोलकाता की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, चेन्नई की बात कर ले, तो इन शहरों का विकास उन्होंने इसलिए किया ताकि यहाँ पे समुद्री मार्ग से वो सामान को अपने देश में ले जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन सही होगा कि अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। पहले में भी आप थोड़े से पॉइंट को तो जोड़ ही सकते हो कि उन्होंने ट्रेन की लाइनें बिछाई जिससे व्यापार बढ़ा, लेकिन यह व्यापार सिर्फ उनके फायदे के लिए था, हमारे फायदे के लिए नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अभिकथन ए, सरकार ने कोयले की खानों में कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए बहुत से कानून बना दिए हैं। मतलब कि सरकार ने कोयले के खादान में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनके जीवन की दशाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कानून बना दिए हैं। कारण आर कहता है कई ठेकेदारों मजदूरों का रजिस्टर ठीक से रखते हैं, अतः वे दुर्घटना की अवस्था में किसी भी लाभ को देने की जिम्मेदारी से नहीं मुकरते। तो देखिए ये बात तो सही है कि सरकार ने कोयला एक खदान के अंदर काम करने वाले मजदूरों को, व्यक्तियों को, ठेकेदारों के लिए कई सारे कानून बनाए ताकि उनका जीवन बेहतर हो। लेकिन कारण आर जो कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये जो ठेकेदार होते हैं, जो मजदूरों को भेजते हैं कोयले खनन में या किसी प्रकार के खनन में, उनका मेंटेनेंस वो सही से नहीं रखते, उनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति मर भी जाए तो उनको मुआवजा नहीं देना पड़े। तो अब ऐसे में इसका जो उत्तर है वो होगा अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है ग्रामीण समाज में वैश्वीकरण और उदारीकरण के लिए क्या सही नहीं है। ग्रामीण समाज कहने का मतलब होता है कि गांव में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में वैश्वीकरण और उदारीकरण के लिए क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए कहता है विश्व व्यापार संगठन में गैर भागीदारी,
ऑप्शन बी कहता है मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी कहता है आयात के लिए भारतीय बाजारों को खोलना, ऑप्शन डी कहता है वैश्विक बाजार से प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से देखिए तो दो ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, क्योंकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरी बात कि विश्व व्यापार संगठन में गैर भागीदारी, विश्व व्यापार संगठन में हमारा जो धंधा है, हमारा जो व्यापार है, वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं है। हम कुछ ऐसा बना ही नहीं रहे हैं, हम कुछ ऐसा दूसरे देशों को बेच ही नहीं रहे जहां से हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम में कुछ ग्रोथ देखने को मिले। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अभिकथन वाले प्रश्न है, हड़ताल करना मुश्किल फैसला होता है। अगर आप कहीं भी प्रोटेस्ट करते हो या आंदोलन करते हो या कई बार मजदूर हड़ताल हो जाता है, मजदूर सब फैक्ट्री में काम करने से मना कर देते हैं, हड़ताल करना मुश्किल फैसला होता है। कारण आर इसका कहता है व्यवस्थापक अतिरिक्त मजदूरों को बुलाने का प्रयास करते हैं, कामगारों के लिए भी बिना वेतन के रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात तो सही है, अगर कोई भी मजदूर हो या किसी भी प्रकार के लोग हो, अगर वो हड़ताल करते हैं तो लंबे समय तक वो हड़ताल करके नहीं रह सकते। कई सारे फिल्मों में इन सब चीजों को दिखाया गया है, क्योंकि उनका परिवार उनके मजदूरी से ही चलता है। और ऐसे में क्या है कि अगर आप हड़ताल पे चले जाओ तो अभी तो बेरोजगारी इतनी है कि कुछ ही समय में फैक्ट्री के मालिक दूसरे मजदूरों को बुला के अपने कंपनी में काम पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, जहां तक सकारात्मक विशिष्टताओं का संबंध है, जनजातियों को उनके अस्थायी तथा अर्जित विशेषकों के अनुसार विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी विशेषक है? अस्थायी विशेषक के बारे में भी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है। ऑप्शन ए कहता है क्षेत्र भाषा, तो ये भी होगा अस्थायी विशेषक के रूप में। पारिस्थितिकी आवास ये भी आएगा, शारीरिक विशिष्टताएं ये भी आएगा। अर्थात ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी अस्थायी विशेषक के रूप में जाना जाता है। अस्थायी विशेषक के एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में आप इसे बता सकते हैं। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। संविदा खेती के समाज शास्त्रीय महत्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? संविदा खेती के बारे में मैंने चैप्टर में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि संविदा खेती के समाज शास्त्रीय महत्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है व्यक्तियों को उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर देती है। दूसरा कहता है अपने देशीय कृषि ज्ञान को निरर्थक बना देती है। सी कहता है मूल रूप से अभिजात मदों को उत्पादन करती है। और डी कहता है पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ और मतलब संहारणीय होती है। संविदा खेती जो है वो मतलब मुख्य रूप से पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ होता है, पर्यावरण के लिए भी बहुत ये फायदेमंद होता है, पर्यावरण को बैलेंस करके चलने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अभिकथन ए कहता है सामाजिक आंदोलन किसी बृहत उद्योग की ओर निर्देशित होते हैं। कारण आर इसमें है कि इसमें लंबा तथा निरंतर सामाजिक प्रयास तथा लोगों की गतिविधियां शामिल होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अभिकथन और कारण आर दोनों हैं। हमारा अभिकथन क्या कहता है? सामाजिक आंदोलन किसी बृहत उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं, कोई बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक आंदोलन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कारण क्या कहता है? इसमें लंबा और निरंतर सामाजिक प्रयास तथा लोगों की गतिविधियां शामिल होती है। तो देखिए कारण आर तो इसका सही है, लेकिन सामाजिक आंदोलन किसी बृहत उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं, ये यहाँ पे सूट इसको नहीं करता है। मतलब अभिकथन ए जो है ये तो गलत है, लेकिन कारण आर जो है ये इसका सही होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन इसका डी इसका ऑप्शन सही होगा कि अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है सामाजिक आंदोलन वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है। सामाजिक आंदोलन तो आपने समझ ही लिया कि समाज में किसी अच्छे कार्य को उपलब्ध करवाने के लिए आंदोलन जो होता है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे है सुधारवादी, प्रतिदानात्मक, क्रांतिकारी और सापेक्षिक वंचन। तो देखिए सामाजिक आंदोलन वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमी प्रगतिशील करने पे बल देता है या प्रयास करता है। ये कौन करता है? ये सुधारवादी करते हैं, जो समाज में किसी न किसी प्रकार के सुधार को चाहते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन सी जाति व्यवस्था के लिए सही है? अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अधिक्रम और
अर्जित परिस्थिति और तीसरा है खंडनात्मक विभाजन। तो यहाँ पे उत्तर जो है वो पहला और तीसरा होगा, अधिक्रम और खंडनात्मक विभाजन, मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है निम्नलिखित में से क्या प्रबल जाति को प्रबल बनाता है। प्रबल जाति कहने का मतलब तो पहले ये समझ लीजिए कि जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसी जाति जिनकी संख्या, जैसे बिहार में यादव प्रबल जाति में आते हैं, हरियाणा और पंजाब में जाट प्रबल जाति में आता है। तो निम्नलिखित में से क्या प्रबल जाति है जो उनको प्रबल बनाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कहता है भूमि सुधारों द्वारा दिए गए भूमि के अधिकार, बी कहता है मध्यवर्ती जाति की पहचान, सी कहता है बड़ी संख्या का राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन होना, और डी कहता है उपयुक्त सभी। तो प्रबल जाति को प्रबल बनाता है उनके पास का जमीन, उनके जाति की पहचान और उनके संख्या में बढ़ोतरी, और उनके ही संख्या के लोगों का राजनीति में होना ही इनको प्रबल बनाता है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कौन सा शब्द विदेशियों, दासों और बुद्धों में पराजित लोगों पर लागू होता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो विदेशियों के ऊपर, दासों के ऊपर और बुद्धों में पराजित लोगों के ऊपर लागू होता है। तो वो है पंचम। पंचम शब्द जो है वो विदेशियों, दासों और बुद्धों के अंदर जो हारे हुए लोग होते हैं उनके ऊपर लागू किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमारा कहता है स्वायत्तोत्तर काल में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति हुई। किन्हीं दो रूपांतरणों का नाम लिखना है। देखिए, जब हमारे यहाँ हरित क्रांति चल रहा था, क्योंकि ये कुछ क्षेत्र विशेषों में चल रहा था, हरियाणा में चल रहा था, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चल रहा था, पंजाब में चल रहा था, तो इसमें जो प्रभावशाली रूपांतरण हुए हैं अर्थात बदलाव हुए हैं, उनके रूपांतरण के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला तो शुरुआत हुआ यहाँ पे गहन कृषि के कारण मजदूरों की बढ़ोतरी हुई। जब एक ही खेत में अलग अलग फसलों को उगाया जाता है तो इससे मजदूरों के काम में बढ़ोतरी हुआ। दूसरा ये हुआ कि भुगतान में समानता, अनाज के स्थान पर नगद भुगतान। पहले के जो बड़े बड़े जमींदार थे वो क्या करते थे, खेत में काम करने वाले मजदूरों को ना अपने खेत में उगाए गए फसलों का ही कुछ हिस्सा दिया करते थे। लेकिन आगे चलकर जब गहन कृषि वगैरह हुआ, हरित क्रांति वगैरह हुआ, तो यहाँ पे उनके मजदूरी के एवज में उनको पैसे भुगतान के रूप में मिलने शुरू हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है उदारीकरण ने भारत में रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया, किन्हीं दो तरीकों का उल्लेख कीजिए। उदारीकरण के कारण भारत के अंदर जो उद्योग थे या नौकरी था या रोजगार था या जीविका था वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ है, किस प्रकार से उस पर असर देखने को मिला है, दो तरीकों को आपको बताना है। तो पहला तो है विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है जब भी कोई गवर्नमेंट की कंपनी हो या उद्योग हो वो निजी हाथों में अगर दे दिया जाए, प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए या फिर उनके शेयर को बेच दिया जाए तो उसे हम विनिवेश कहते हैं, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे एग्जांपल के लिए मैं LIC की बात कर लेता हूं, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे कर्मचारियों की जो है वो नौकरी चली गई। क्यों? विनिवेश के कारण। तो विनिवेश, उदारीकरण के कारण विनिवेश हुआ और विनिवेश के कारण रोजगार पे असर पड़ रहा है। दूसरा है बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत का मतलब है कि लोग अपने काम को करवाने के लिए बाहर की कंपनियों पर निर्भर हो गए हैं या फिर अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगहों पे जाके काम करते हैं। तो इस कारण से भी रोजगार पे अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 का क हमारा कहता है सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधनों को भी विकसित करते हैं, किन्हीं दो विरोध के भिन्न साधनों का नाम लिखिए। देखिए, जो समाज के अंदर आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है या फिर किसी प्रकार का विरोधाभास होता है जो समाज की उन्नति के लिए समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो इसके साधनों में भी विकसित हुआ है। मतलब अलग अलग तरीकों से विरोध करने के तरीकों में भी विकास देखने को मिला है। तो किन्हीं दो विरोध के साधनों का आपको नाम लिखना है। तो आजकल के समय में आपने देखा होगा मोमबत्ती या मशाल जला के लोग विरोध करते हैं, जुलूस निकालते हैं, काले कपड़े का उपयोग करते हैं दिखाने के लिए, काले कपड़े, काला मास्क, काला स्टिक वगैरह लगा के विरोध करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, गीत के जरिए, कविता के जरिए इन चीजों का विरोध करते हैं, सामाजिक आंदोलन का विकास करते हैं। तो इसमें से आप कोई भी दो प्रकार लिख के उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 का ख कहता है स्वतंत्रता के समय हमें दो मुख्य किसान आंदोलन देखने को मिले, दोनों किसान आंदोलन का आपको नाम लिखना है।
1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ उस समय दो प्रमुख किसान आंदोलन आपको बताना है जो उस समय बहुत ही प्रसिद्ध था। तो पहला तो है तिभागा आंदोलन और दूसरा है तेलंगाना आंदोलन। ये दोनों जो आंदोलन है वो किसानों के द्वारा अपनी फसलों को अपने जमीन से जुड़े हुए नियमों के लिए किया गया था। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तिभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 के क को देखते हैं। मजदूरों के संचार के संदर्भ में सर्कुलेशन का अर्थ लिखना है। मजदूरों का संचार कहने का मतलब है जब एक प्रवासन जैसी चीजें होती है, जब एक मजदूर या कोई व्यक्ति अपने रोजगार और आजीविका के लिए किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां पे उनके नौकरी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके मजदूरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनके ज्यादा पेमेंट होते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना है, स्थानीय भूमिहीन मजदूर अपने गांव से कृषि के चरम मौसम में काम की तलाश में प्रवास कर जाते हैं। जब कृषि का चरम मौसम होने का मतलब है जब फसल को उगाने या फिर फसल को काटने का समय आता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास जमीन नहीं है और वो मजदूर है तो वो अपने काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्र में प्रवसन करने वाले मजदूर स्थानीय खेतों में काम करने के लिए लाए जाते हैं। अब कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए बाहर से मजदूरों को भी मंगवाते हैं ताकि उनके खेतों में बुआई का समय हो या कटाई का समय हो, ऐसे समय में उनके लिए उनको मजदूर मिल जाए। हजारों मजदूर अपने गांव से अधिक संपन्न क्षेत्र जहां मजदूरों की अधिक मांग तथा उच्च मजदूरी होती है उसकी तरफ संचार करते हैं। लोग जाते कहां हैं? बिहार के लोग, झारखंड के लोग कहां आते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। क्यों? क्योंकि ऐसी जगहों पर, हालांकि यहाँ पे बात हम खेती से जुड़े हुए कर रहे हैं, तो खेती के लिए लोग हरियाणा चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, आंध्र प्रदेश चले जाते हैं। यहाँ पे मजदूरों का काफी डिमांड होता है क्योंकि यहाँ पे खेती अच्छी खासी होती है। लेकिन और भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो और क्षेत्र में भी लोग जो हैं वो बिहार से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई ऐसे जगहों पे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वह उनसे अधिक संपन्न क्षेत्र होते हैं और मजदूरों की वहां पे अधिक मांग होती है और उनके द्वारा किए गए काम का उच्च मजदूरी मतलब ज्यादा पैसा उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। 24 का ख देख लेते हैं। 1960 तथा 1970 के दशक में हरित क्रांति के प्रथम चरण नई प्रौद्योगिकी के लागू होने से ग्रामीण समाज में असमानताओं के बढ़ने का आभास हुआ। असमानताओं में वृद्धि के दो तरीकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न को समझ लीजिए। हरित क्रांति जो था उस समय एक किसान से किसान की दूरी बढ़ने लगी क्योंकि जो जमींदार थे, जिनके पास अधिक जमीन था, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने उन सभी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर लिया। बड़ी बड़ी मशीनें लगाना, बड़ी बड़ी उन्नत फसलों को लगाना, खाद खल्ली का उपयोग करना। तो ऐसे में छोटे किसान से बड़े किसान के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। तो अब इसका जवाब आपको लिखना है। पहले नंबर पे तो आपको बताना है कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर हो गया, टेलर हो गया, थ्रेसर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, इनके प्रयोग से सेवा प्रदान की जाने वाली जातियों के उन समूहों में भी बेदखल कर दिया गया जो कृषि संबंधी क्रियाकलापों को करते थे। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब हुआ? जब हरित क्रांति हुई तो बड़े बड़े जमींदारों ने ट्रैक्टरों को खरीदा, हार्वेस्टर को खरीदा, थ्रेसर को खरीदा, जबकि ये काम पहले आम मजदूरों से करवाए जाते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं मजदूरों को उनके काम से बेदखल कर दिया गया, उनके कामों से उनको हटा दिया गया क्योंकि अब ये सारे काम मशीनों के द्वारा होने लगे। दूसरा पॉइंट आप लोग को लिखना है, इस बेदखली की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवसन की गति को और भी बढ़ा दिया। जो पहले गांव में काम करने वाले व्यक्ति थे, जो गांव में मजदूरी करते थे, अब तो उनके लिए गांव में काम रहा नहीं। अब वो गांव के कामों से बेदखल हो गए। अब तो सारे काम गांव में खेती वाले जो लोग थे वो मशीनों से करवाने लगे। तो ऐसे में ये जो व्यक्ति थे ये बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी की स्थिति में ये गांव के क्षेत्रों को छोड़कर शहरों के क्षेत्र में बढ़ना शुरू हो गए। वहां की ओर प्रवसन की गति में और बढ़ावा मिला, मतलब गांव के लोग अधिक से अधिक शहरों की तरफ बढ़ने लगे। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, राज्यों को अक्सर सांस्कृतिक विविधता पर संदेह होता है। दिए गए कथन के दो कारण बताइए। राज्यों को अक्सर सांस्कृतिक विविधता मतलब संस्कृति से लेके जो अलग अलग मुद्दे होते हैं, हर एक लोगों का अपना अपना एक प्रॉपर संस्कृति होता है, तौर तरीका होता है, भाषा होता है, खान पान होता है, पूजा पाठ करने का तरीका होता है। तो इसमें विविधता पर राज्यों को हमेशा संदेह होता है। तो इनके कथनों के कारण को आपको सत्यापित करना है। देखिए,
अधिकांश राज्यों को यह डर था कि इस अंतर को मान्यता प्रदान किए जाने से सामाजिक विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समरसता पूर्ण समाज के निर्माण में रुकावट आएगी। मतलब आप हर एक संस्कृति को अगर वैल्यू प्रदान कर दो, उसे घोषित कर दो, तो इससे क्या होगा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी संस्कृति को लेकर डिमांड करना शुरू कर देगा। जैसे भारत में क्या हुआ, भाषा के लेके राज्यों का निर्माण होना शुरू हो गया था। ऐसे अगर संस्कृति, बोलचाल, खान पान के हिसाब से भी अगर ऐसा ही कर दे तो ये राज्य कई टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इनके सामाजिक विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समाज के निर्माण में फिर यह बाधा उत्पन्न करेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखना है। दूसरे पॉइंट में लिखना है, इस प्रकार के अंतरों का समायोजन करना राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है। अब पॉलिटिकल पार्टी या सरकार जो भी हो, इस तरह के अंतरों को, इस तरह के विविधताओं को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि समाज अलग अलग भागों में बंटने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी या फिर सरकार के नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए अनेक राज्यों में इन विविध पहचानों को राजनीतिक स्तर पर दबाया या नजरअंदाज किया गया। उस समय से अभी तक भी ऐसा होता है कि जितनी भी विविधताएं हैं, जितनी भी भाषा को लेके ही देख लो, वर्तमान समय में तमिलनाडु का जो तमिल भाषा है या फिर बेंगलोर में जो कन्नड़ भाषा बोला जाता है, इनको लेके कितना विवाद हो रहा है। तो अक्सर ऐसे विवादों को समय समय पर राजनीतिक और सरकार से दबाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा प्रश्न नंबर 26 है। अक्सर परिवार कटु संघर्षों का स्थल होता है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, परिवार में अक्सर ना कुछ नोकझोंक होता रहता है परिवार के सदस्यों के बीच। तो कथन की पुष्टि के लिए आपको दो कारण बताना है। मतलब ऐसा क्या कारण है, क्या फैक्टर है जिसके कारण एक परिवार में अक्सर कटु संबंध बने रहते हैं, लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल होता है, तानातानी होता रहता है। तो इसके लिए आपको दो कारण को बताना है। उत्तर में आपको लिखना है, कभी कभी हम परिवार के हस्तक्षेप के लिए अप्रसन्नता या रोष प्रकट करते हैं। कोई भी ऐसा काम हो जो हम करना चाहते हो और हमारे परिवार वाले अगर उसे काम को नहीं करने देते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति अपने परिवार के प्रति अप्रसन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है और वहां पे गुस्सा होने लगता है। कई बार लड़ाई झगड़े जैसी माहौल भी उत्पन्न हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है। दूसरा है मादा शिशु की हत्या। मादा शिशु कहने का मतलब है कि जो छोटी मतलब स्त्रीलिंग मतलब जो होती है, जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनकी हत्या को लेके भी कई बार समाज के अंदर, परिवार के अंदर आपको कटु संबंध देखने को मिलेंगे। क्योंकि आजकल भी जो टिपिकल फैमिली है वो लड़कियों को पैदा होने से ना अप्रसन्न हो जाते हैं, खुशी नहीं होती है उनको। तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि परिवार के कटु संघर्ष शुरू हो जाते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, जाति व्यवस्था को समझने के लिए सिद्धांतों के दो समुच्चयों की पहचान कीजिए, इसमें से किसी एक समुच्चय की परिभाषा भी दीजिए। तो देखिए, विभिन्नता और अलग, मतलब ये आपको पहले पॉइंट में लिखना है कि विभिन्नता और भिन्नता मतलब कि अलग अलग तरह के सोच, अलग अलग तरह के समझ और अलग होना, मतलब ये एक ही शब्द हो सकता है। हर जाति से यह अपेक्षित है कि वह दूसरी जाति से भिन्न हो। हर जाति, जितनी भी जाति हमारे यहाँ मौजूद है, वो यही सोचती है कि हम दूसरे से भिन्न हैं और दूसरे से बेहतर हैं, हम उनसे अच्छे हैं। इसलिए वह प्रत्येक अन्य जाति से कठोरता से पृथक होती है। आप कभी भी नहीं देखोगे कि अपनी जाति को लोग तुच्छ कहते हैं। हर व्यक्ति जो जिस जाति से नाता रिश्ता रखता है, वो अपनी जाति को श्रेष्ठ और दूसरे जाति को कमजोर बताने की कोशिश करता है। दूसरा ये है संपूर्णता और अधिक्रम। इन विभिन्न एवं पृथक जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता। जितनी भी जातियां हैं उनका कोई अपना पर्सनल या व्यक्तिगत या आप कह सकते हैं उनकी कोई खास वहां पे अस्तित्व नहीं है। वे एक बड़ी संपूर्णता से संबंधित होकर ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। एक पूरा ग्रुप, एक पूरा उनका जाति का ग्रुप, समाज, उसके साथ उनके सामाजिक संबंध बने रहते हैं। समाज की संपूर्णता में सभी जातियां शामिल होती है। अब एक समाज में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जाति के लोग रहें, वहां पे अलग अलग जाति के लोग होते हैं और उन अलग अलग जातियों से मिलके ही समाज में पूर्णता आती है। सामाजिक संपूर्णता या व्यवस्था समानतावादी व्यवस्था होने की बजाय अधिक्रमित व्यवस्था है। प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ एक क्रम श्रेणी भी होती है। यह शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित होता है। आप समाज में जब भी देखोगे तो आपको यहाँ पे ऊंच नीच जरूर देखने को मिलेगा। तो यह हर समाज में होता है। हर जाति का अपना श्रेणी है, अपना काम है, काम बटा हुआ है, उनके काम के अनुसार उनके जाति को तय किया जाता है और इनका हर जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होता है।
हर जाति का अपना कार्य होता है, जो कार्य वो अपने समाज के लिए करते हैं। साथ ही साथ उनका एक श्रेणी भी होता है और यह निर्भर करता है उनकी शुद्धता, मतलब ऊंच और नीच के ऊपर यह आधारित होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जनसांख्यिकी के दो प्रकारों को समझाइए। जनसांख्यिकी के दो प्रकार, मतलब दो फैक्टर को आपको समझाना है। तो पहला तो होगा आकारिक जनसांख्यिकी, जिसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार यानी मात्रा का अध्ययन किया जाता है। मतलब जितनी भी इनकी जनसंख्या होती है, जितना इनका पॉपुलेशन होता है, वो आकारिक जनसांख्यिकी में आता है, जिनमें अधिकतर जनसंख्या के आकार पर निर्भर होता है कि कितनी जनसंख्या है, कौन सी जनसंख्या है, इनकी अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे सामाजिक जनसांख्यिकी, जिसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। एक तरफ तो हम जनसंख्या के आकार पर करते हैं, जिसको हम आकारिक जनसांख्यिकी कहते हैं। दूसरा है सामाजिक जनसांख्यिकी, जिसमें जनसंख्या का सामाजिक, मतलब जो समाज में रहने वाली जनसंख्या है, उनका सामाजिक स्तर कैसा है, उनका आर्थिक स्तर कैसा है, उनके राजनीतिक स्तर कैसे हैं, इन पक्षों पर यहाँ पे विचार किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 29, संगठित क्षेत्रों में अनुबंधित कार्य को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, संगठित क्षेत्र की इकाई में 10 और अधिक लोगों को पूरे वर्ष रोजगार में रहने के लिए इन क्षेत्रों का संगठन होता है। संगठित क्षेत्र कहने का मतलब है एक ऐसा रोजगार का जरिया, तरीका, कंपनी, फैक्ट्री, उद्योग, जहां पर 10 या फिर उससे ज्यादा लोग एक साथ होकर काम करते हैं। लेकिन इन जगहों पर काम करने के लिए जरूरी है कि सरकारी तौर पर उन जहां पे हम काम कर रहे हैं उसका पंजीकरण होना चाहिए तथा कर्मचारियों का उपयुक्त तरीके से ध्यान रखना चाहिए, उनका बोनस होना चाहिए, सैलरी टाइम पे आना चाहिए, उनके स्वास्थ्य को लेके वहां पे वरी होना चाहिए। इसी 29 में हमारे पास अथवा में भी प्रश्न है, प्रबंधक जिसे हम मैनेजर कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ये VBI रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जा सकता है, मैनेजर के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो जो भी फैक्ट्री या कंपनी या जिस भी प्रकार का जगह है, क्षेत्र है, जहां पे लोग रोजगार के लिए काम करते हैं, वहां पे जो मैनेजर होता है उसका काम है कामगारों को नियंत्रित रखना। जो भी वहां पे काम करने आते हैं, मजदूर हो, कर्मचारी हो, या जो भी व्यक्ति जो वहां पे काम करते हैं, उनको कंट्रोल करना, कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, और उनसे अधिक काम करवाना। मैनेजर का काम है कि देखते रहना कि कोई कर्मचारी ऐसा काम चोरी तो नहीं कर रहा, बैठ के सैलरी तो नहीं ले रहा। तो इसलिए मैनेजर उन पे ध्यान रख के उनसे अधिक काम करके अपने फैक्ट्री को फायदेमंद करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो दरअसल अथवा असमानता और अपवर्तन पर आधारित है। इस प्रारूप की व्याख्या करनी है। ये भी आपका VBI क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करके लिखना है। तो देखिए, सांस्कृतिकरण की अवधारणा एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो असमानता और अपवर्तन पर बेस होता है, आधारित होता है। इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो दरअसल असमानता और अपवर्जन पर आधारित होती है। इसके लिए हमें यह संकेत मिलता है, हमें इससे यह आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त माना जाए। मतलब सांस्कृतिकरण में आप ये देखोगे कि जो ऊंची नीची जाति है, जो शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित होता है, जिसमें पवित्रता और अपवित्रता को माना जाता है, ये कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण के कारण ही आता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, इसीलिए यह लगता है कि उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेषाधिकार है। मतलब ये उच्च जातियों को अधिकार प्राप्त है कि वो निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करें, ये ऐसा उनको विशेषाधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण थे। अब अगला पॉइंट हमारा कहता है, इससे यह पता चलता है कि कैसे भेदभाव उत्पन्न करने वाले विचार जीवन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। अक्सर समाज में भेदभाव करने वाले विचार जो हैं या तरीके जो हैं, वो यहीं से उत्पन्न होता है। उच्च जाति और नीच जाति, निम्न जाति और उच्च जाति। इसके अलावा समानता वाले समाज की आकांक्षा की बजाय वर्जित समाज एवं भेदभाव को अपने तरीकों से अर्थ देकर बहिष्कृत पदों को स्थापित किया जाता है। लोग अपने इन विशेषाधिकारों का फायदा उठाकर निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। बहिष्कृत पदों को स्थापित कर दिया जाता है, अपने को श्रेष्ठ और निम्न जाति के लोगों को कमजोर समझा जाने लगता है।
नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, अपने से नीचे वालों को भेदभाव के नजरिए से देखना चाहते हैं। जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो अपने से नीचे जाति वाले लोगों को भेदभाव की नजर से देखते हैं। इसमें समाज में गहराई तक विद्यमान लोकतंत्र विरोधी सोच का पता चलता है और यहीं से आपको डेमोक्रेसी में ये पता चलेगा कि कैसे उच्च जाति या पैसे वाले या ऊंची जात के लोग निम्न जाति वाले के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उनको निम्न समझते हैं, कमजोर समझते हैं और यहां से लोकतंत्र विरोधी सोच का पता चलता है। क्योंकि लोकतंत्र डेमोक्रेसी में तो समानता का अधिकार है ना, सभी वर्गों को एक समान समझा जाएगा, सभी लोगों को एक समान समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे माइंडसेट अगर आपको देखने को मिले तो ये लोकतंत्र विरोधी सोच को दिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, ख नंबर प्रश्न कहता है रुडोल्फ द्वारा दी गई आधुनिकता की परिघटना को समझाइए। यह भी महत्वपूर्ण रहेगा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आधुनिकता का मतलब यह समझ में आता है कि इसके समक्ष सीमित संघ की स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाता है और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्वासजनक दृष्टिकोण यहां से शुरू हो जाता है। आधुनिकता का मतलब यह समझ में आता है कि इसके समक्ष सीमित संघ की स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाती है। जो हमारा लोकल सामाजिक सोच हो जाता है, हमारा सामाजिक तरीका होता है किसी चीज को सोचने का, कहीं ना कहीं वो बुद्धिजीवी व्यक्ति यहाँ पे कमजोर पड़ जाते हैं और यहाँ पे सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्व जननीन दृष्टिकोण उभरना शुरू हो जाता है। सार्वभौमिक प्रतिबद्धता मतलब सभी के लिए एक ही सोच जैसी चीजों का उत्पन्न होना। दूसरा पॉइंट है, इसमें उपयोगिता और विज्ञान के संकेत धार्मिक पवित्रता और वैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि इसमें उपयोगिता और विज्ञान के संकेत धर्म के हिसाब से अपने धर्म को लेके चीजों को पवित्र या फिर अपवित्र माना जाता है। क्योंकि हमारे धर्म में तो ज्यादातर चीजें आपको जो लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं उच्च जाति के सपोर्ट में और निम्न जाति के विरोध में लिखा हुआ है। धर्म में भी हमेशा से वही बताया गया है कि उच्च जाति के लोग जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं और निम्न जाति के लोग जो है वो कमजोर हैं। तो इनका और इसके साथ साथ वैज्ञानिक तथ्यों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। धर्म की चीजों को लेकर लोग ज्यादा जस्टिफाई करने के लिए शुरू हो जाते हैं। इसके प्रभाव से सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि समूह को। हर व्यक्ति अपनी पर्सनल सोच समझ के लिए जाना जाता है, पूरे समूह को इसमें नहीं सोचा जाता, पूरे समाज को नहीं सोचा जाता, पूरे ग्रुप को नहीं सोचा जाता। बस जैसे कि पूंजीवादी में क्या होता है कि प्रॉपर व्यक्तियों के हाथ में, सरकार के हाथ से चीजें फिसल के चली जाती है, ऐसा ही यहाँ पे समाज के अंदर एक समूह, एक ग्रुप और एक समाज के लिए ना सोच करके पूरे एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर महत्व दिया जाता है। ऐसे समूह संगठन में रहते हैं और काम करते हैं जिनका चयन जन्म के आधार पर होता है बल्कि इच्छा के आधार पर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि काम करने वाले जो व्यक्ति हैं जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। जन्म के आधार पर अगर चयन हो तो वो जाति में आ जाता है, लेकिन अगर इच्छा के अनुसार, अब जिस जाति में जन्म लेते हो तो आपका चयन वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि जाति के नियम तो कठोर होते हैं। ये बातें हमने पहले भी बात किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्मा हुआ बच्चा पूजा पाठ ही करेगा, वो व्यापार भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, या उसके चयन करने की इच्छा पे है। या फिर किसी शूद्र के घर में जन्मा हुआ बच्चा गंदगी ही साफ करेगा, ये भी जरूरी नहीं है, वो भी IPS IAS कलेक्टर बन सकता है। ये उसके चयन के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 31 कहता है, IT क्षेत्र में समय की चाकरी की परिघटना की चर्चा कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि IT क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो समय की चाकरी है इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। औसतन 10 से 12 घंटे का कार्य दिवस पर रात भर कार्य करने वाले कर्मचारी की असामान्य बात नहीं है। देखिए 10 से 12 घंटे का कार्य करने के लिए और फिर रात में, मतलब एक व्यक्ति अगर 24 घंटे में 12 घंटे काम ही कर रहा है तो ये जो है ये कोई असामान्य बात नहीं है IT क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। क्योंकि मैंने देखा है कि IT क्षेत्र में लगभग बच्चे जो हैं या जो फिर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 15-15 घंटे काम करते हैं। उनको मतलब घर पे भी चैन नहीं है, वो वहां पे भी लैपटॉप लेके बैठे रहेंगे, टिपे करते रहेंगे। जब उनकी परियोजना की अंतिम सीमा जाती है तो लंबे कार्य घंटों का होना उद्योग की एक केंद्रीय कार्य संस्कृति हो जाती है। हर मतलब कहीं भी आप ले लीजिए, IT क्षेत्र में या किसी दूसरे उद्योग में ही ले लीजिए,
काम करने की क्षमता जो है वो उनकी संस्कृति बन जाती है कि मतलब इतने समय तक आपको काम करना ही है। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे आपको वर्कलोड भी बढ़ते चले जाएंगे। ये वहां पे उनके लंबे कार्य घंटों का होना उद्योग की केंद्रीय कार्य संस्कृति होती है। ये एक तरीका होता है, करना ही है, प्रिंसिपल सिद्धांत बन जाता है उनके यहाँ। एक 8 घंटे काम करने वाले इंजीनियर के श्रम के आधार पर काम को अंतिम सीमा तक पहुंचाने के लिए उसे अतिरिक्त घंटे और दिनों तक काम करना पड़ता है। अब मान लो कि कोई काम का आपको एक समय बता दिया गया कि भैया आपको एक महीने में ये काम करके देने हैं। आपने 2-4 दिन 5-6 घंटे काम किया, लेकिन जब महीने के लास्ट समय आ जाएगा ना, जब 5 दिन बच जाएगा, तो हो सकता है कि आपको 20-20 घंटे काम करके उस काम को पूरा करना पड़ेगा। अतिरिक्त कार्य घंटों को सामान्य व्यवस्थित फ्लेक्सी टाइम समान व्यवस्थापन के प्रयोग के द्वारा तर्क संगत बनाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हम अपने हिसाब से समय को बदल बदल के काम करते हैं। कभी हम 4 घंटे कर रहे हैं, कभी 5 घंटे काम कर रहे हैं। अभी के समय में ट्रेंडिंग है रिमोट जॉब। अब रिमोट जॉब क्या होता है या फिर वर्क फ्रॉम होम क्या होता है? घर से बैठे बैठे हम अपने कामों को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम को एडजस्ट करते हैं और उन्हीं कामों को करते हैं, जो कि एक सैद्धांतिक रूप में कार्यकर्ता को अपने कार्य के घंटों में नियत करने की छूट देती है। अब क्या है कि घर पे आप 24 घंटे रहते हो और वर्क फ्रॉम होम हो या फिर रिमोट जॉब में हो, तो आपको 24 घंटे तो काम करने की जरूरत नहीं है ना। और ये भी जरूरी नहीं है कि 10 बजे आप बैठ जाओ और 6 बजे उठ जाओ। आप अपने समय के अनुसार उन कामों को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन प्रायोगिक रूप से इसका अर्थ यह है तब तक कार्य करे जब तक वह हाथ के लिए कार्य की समाप्ति न कर दे। अब आपने कोई काम को अपने हाथ में ले लिया, हैंडओवर कर लिया, फिर आपका बॉस आपको कोई काम दे दिया, तो ये जिम्मेदारी तो आपको बनती है कि दिए गए टाइम के अनुसार आपको उस काम को फिनिश करना है। भले ही आप शुरुआत के 10 दिनों में काम नहीं किया हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर महीने दिन के अंदर आपको ये टारगेट दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट को फिनिश करना है, तो हो सकता है 10 दिन आपने नहीं काम किया, 20 दिन आपने काम नहीं किया, लेकिन बाकी के 10 दिनों में आपको 20 घंटे करना हो या 24 घंटे करना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको उस काम को फिनिश करके आगे सौंपना होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है औपनिवेशिक काल में भूमि सुधारों के परिणामों की चर्चा कीजिए। औपनिवेशिक काल आपको बेहतर तरीके से पता है, औपनिवेशिक शासन पता है, भारत में अंग्रेजों का शासन पता है, इसी को हम औपनिवेशिक काल भी कहते हैं। तो ऐसे समय में भूमि सुधार के परिणामों के बारे में बताना है कि भूमि सुधार को लेकर जितने भी नीति नियम कानून बनाए गए उसके परिणाम क्या हुए। पहला है जमींदारी व्यवस्था। ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते हुए उन्हें जमीन पर पहले से ज्यादा नियंत्रण मिला। हालांकि औपनिवेशिकों ने कृषि भूमि पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया। जमींदार कृषक से टैक्स के रूप में जितनी ज्यादा उपज और पैसा ले सकते थे ले लेते थे। जमींदारी व्यवस्था का एक परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश काल के दौरान कृषि उत्पादन कम होने लगा। जमींदारी व्यवस्था के दौरान क्या हुआ कि अधिक से अधिक टैक्स वसूला जाने लगा अंग्रेजों के माध्यम से। हालांकि यह भी हुआ कि उन्हें जमीन पर पहले से ज्यादा नियंत्रण मिला। वो जमीन के मालिक तो हुए, लेकिन जितनी ज्यादा उपज होती थी उतना ज्यादा अंग्रेज उनसे टैक्स भी वसूलते थे और इस कारण से कृषि उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगा। अंग्रेजों के इतना ज्यादा टैक्स लेने के कारण जो किसान थे वो कृषि करना ही छोड़ दिए। अब जितना उगाते थे उससे ज्यादा अंग्रेज टैक्स ले लेता था, अनाज उठा लेता था। दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक ही टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार होते थे। पहले क्या होता था, जमींदार के अंदर छोटे छोटे किसान होते थे, वो जमींदारों को टैक्स देते थे, फिर जमींदार अंग्रेजों को देते थे। लेकिन रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसान टैक्स चुकाते थे, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार सौदा किसानों या भूस्वामियों से ही सरोकार रखती थी। इसमें टैक्स का भार कम होता था और कृषि में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता था। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक उत्पादन हुआ और वह संपन्न। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ, जब सरकार के द्वारा डायरेक्ट टैक्स वसूला जाने लगा, इनको मतलब कि पहले से ज्यादा समय मिल गया, इनको पहले से ज्यादा व्यवस्था मिलने लगा, सरकार इन्हें या फिर आप कह सकते हैं अंग्रेजी सरकार इन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे भी देता था, लोन भी देता था। तो ये अपने खेतों में अधिक से अधिक फसल उगाते थे, जिससे उत्पादन भी अधिक हुआ और किसान संपन्न भी होते चले गए। तो ये दो व्यवस्था था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है 33 नंबर क्वेश्चन। हमने अभी तक 32 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। 33 का जो क है, मतलब इसमें क और ख के रूप में आपको प्रश्न मिलेंगे। तो 33 का जो क है वो कहता है औपनिवेशिक प्रशासन चाय बागानों में किस प्रकार श्रमिकों का चयन और नियुक्ति करते थे।
क्या था कि औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत में, तो चाय बागानों में काम करने के लिए या फिर कॉफी बागानों में काम करने के लिए या फिर अफीम के खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज जो थे वो मतलब मजदूरों को चयन करते थे, नियुक्त करते थे। अब उनकी प्रक्रिया क्या थी, किन किन प्रोसेस और फैक्टर को चेक करके वो मजदूरों का चयन करते थे, उसके बारे में बताना है। औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती करती थी और उन्हें बलपूर्वक कार्य करवाया जाता था, जबरदस्ती। जितने भी अंग्रेज थे चाय बागान में काम करने के लिए जबरदस्ती लोगों को बलपूर्वक मतलब मार पीट के, धमका के उनसे चाय बागानों में काम करवाया जाता था। दूसरे नंबर पे कहता है ब्रिटिश व्यवसायियों के लिए सरकारी बल का प्रयोग कर बागानों में मजदूरों से सस्ते दाम पर काम करवाया जाता था। ब्रिटिश जो व्यवसायी थे, जो मतलब कि अंग्रेज बिजनेसमैन थे, वो सरकारी बल का प्रयोग करते थे, गवर्नमेंट का सहायता लेते थे, पुलिस का सहायता लेते थे और इससे वो बागानों में जबरदस्ती मजदूरों से काम करवाते थे, धमका के काम करवाते थे, मारपीट करके काम करवाते थे। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है औपनिवेशिक प्रशासन यह मानकर चलते थे कि बागान वालों को फायदा पहुंचाया जाए। जो सरकारें थी ना उस समय, हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी शासन भी यही कोशिश करता था कि उनके यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं जो यहाँ पे चाय बागानों में काम करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं, उनको किसी तरह से फायदा पहुंचे। इसके अलावा औपनिवेशिक प्रशासन पूरी तरह से अवगत थे कि औपनिवेशिक देश में चलाए गए नियम कानून अलग हो सकते हैं और यह जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश उन प्रजातांत्रिक नियमों का निर्वाह अपने देश में भी करे जो ब्रिटेन में लागू होते हैं। अब देखिए क्या था कि कुछ ऐसे रूल्स थे जो ब्रिटेन के अपने अलग थे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उनके ही नियम हमारे भारत में उनको फॉलो करे। यहाँ पे जो नियम कानून था औपनिवेशिक शासन काल में, ये अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अलग तरीके का नियम कानून हमारे भारत में लागू कर रखा था, जिससे सिर्फ और सिर्फ औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों को फायदा मिलता था। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, इसी में हमारा ख प्रश्न कहता है चाय बागानों में, मतलब कि जो चाय का बागान था उसमें बागानों के मालिक कैसे रहते थे। जो चाय के बागान के मालिक हुआ करते थे, ऑनर हुआ करते थे, क्योंकि अभी जो हमने बात किया वहां पे मजदूरों के बारे में बात किया, चाय बागान में काम करने वाले लेबर के बारे में बात किया। अब हम उसके मालिकों की बात कर लेते हैं कि उनके मालिक का जीवन कैसा था। उनकी जीवन शैली में भोग विलास की चमक भरपूर थी। उनके विशाल बंगले होते थे, मजबूत लकड़ी के पट्टों पर स्थित होते थे, घर घिरे होते थे ताकि जंगली जानवर वहां ना आ पाए। राजसी बंगले के चारों ओर मखमली बाग हुआ करते थे, जिससे रौनक उनके महल के काफी अच्छे हुआ करते थे। देखिए जो चाय बागान के मालिक थे उनका जीवन पूरा विलासिता पूर्ण था, चमकदार था, महंगे बंगले हुआ करते थे, महंगे बागान हुआ करते थे उनके घर के आसपास, घर के चारों ओर ऊंची दीवारें हुआ करती थी ताकि कोई जंगली जानवर उनके घर के अंदर, कंपाउंड के अंदर ना आ सके। बोरे साहब ने कितने ही स्थानीय लोगों को विशेष ट्रेनिंग देकर बेहतर सेवा देने लायक बना दिया। माली, बावर्ची, घरेलू काम काज करने वाले नौकर की कैफियत देखते ही बनती थी। मतलब अंग्रेजी जो मतलब बिजनेसमैन थे, जो चाय बागान के मालिक थे, वो भारत के लोगों को ही बावर्ची मतलब खाना अच्छा अच्छा बनाना सिखा दिया, माली वाला काम करना सिखा दिया, ट्रेनिंग देके उन्हें पुलिस में भर्ती करवाया, अपना बॉडीगार्ड बनाया, अपना अंगरक्षक बनाया, ताकि उनका जो जीवन हो ना वो बेहतर हो, बहुत ही मजे में कटे। सारी जरूरतों की चीजें, साफ सफाई के पाउडर से लेकर परिष्कृत कांटे, सेफ्टी पिन से लेकर चांदी के बर्तन तक जितने भी थे वो सब टेबल की ओर लेकर नहाने के साबुन तक सब कुछ जहाज से आते थे। ये जो अंग्रेज के चाय बागान के मालिक थे, इनका सब कुछ मतलब समझिए कि हर इनकी जरूरत की चीजें जो हैं वो उनके देश से भारत जहाजों के माध्यम से आता था। मतलब ये साबुन जो यूज करेंगे वो भी ब्रिटेन या इंग्लैंड से आएगा, ये कपड़े जो पहनेंगे वो भी कपड़े भी जो है वो भी वहीं से आएगा। क्या कह रहा है कि सेफ्टी पिन से लेके और बड़ी से बड़ी इनकी जरूरत की जितनी भी चीजें थी, सभी चीजों को जहाज से वहीं से मंगवाया जाता था। बड़े बड़े नहाने के टब विशाल नहाने के कमरे में रखे जाते थे, जिनसे हर दिन मतलब कि सवेरे उसको भरा जाता था। बंगले के कुएं में पानी से भर देना था, वो वास्तव में स्टीमर से ही आते थे। मतलब उनके घर में बड़े बड़े टब होते थे, टब में पानी होता था, वो स्टीमर से अपना नौका विहार करते थे, लाइफ के पूरे मजे वो लेते थे।
अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अगले स्लाइड में प्रश्न नंबर 34 हमारा कहता है, सुल्तानाज ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई और यह एक उल्लेखनीय कहानी क्यों है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न आपके क्लास 12 के बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है कि सुल्ताना नाज ड्रीम जो पुस्तक है उसको लिखा किसने और यह उल्लेखनीय कहानी क्यों बना, इसका इतना प्रशंसा क्यों होता है। तो लिखने वाले जो लेखक थे उनका नाम है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। ये तो एक नंबर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले। दूसरी बात यहां पे है कि यह भारत में विज्ञान कथा लेखन का प्रारंभिक नमूना है और विश्व भर में किसी महिला लेखन द्वारा रचित प्रथम कृति का उदाहरण है। सबसे पहली बात तो विज्ञान के ऊपर आधारित होकर यह पुस्तक लिखा गया, इसलिए भी फेमस हुआ। दूसरी बात, पूरे विश्व में कोई ऐसी महिला पहली बार अपनी किसी लेखन कला का परिचय दिया जिसने अपनी पुस्तक लिखी, इसलिए भी ये फेमस है। अपने समय में सुल्ताना एक जादुई मुल्क की सफर पर जाती है। उस मुल्क में पुरुषों के कार्य स्त्रियों द्वारा और स्त्रियों के कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। मतलब जो स्त्रियों के काम करने के जो तौर तरीके हैं वो पुरुष करते थे, जो पुरुष के काम करने के तौर तरीके हैं वो महिलाएं करती थी। पुरुष घर से बाहर नहीं जाते और पर्दा रखते थे, जबकि स्त्रियां व्यस्त वैज्ञानिक के रूप में ऐसे उपकरणों का आविष्कार करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। बड़ा आश्चर्य नहीं लगता है कि पुरुष घर में रहेगा, दुपट्टा डालेगा, लोगों से छुपता फिरेगा, अपना मुंह छुपा के दूसरे मर्दों से बात करेगा, या फिर घर में खाना बना वगैरह बनाएगा, झाड़ू पोछा मारेगा, पत्नी का इंतजार करेगा, शाम में पत्नी आएगी तो उसका हाथ पांव दबाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको पूरा विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन ये बातें तो आप समझ ही सकते हो ना। जो काम पुरुष कर रहे थे वो महिलाएं कर रही थी, जो मतलब पुरुष के होने वाले काम महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था और महिलाओं के जो काम करने के तौर तरीके थे वो पुरुषों के द्वारा किया जा रहा था। मतलब समाज में बिल्कुल उलट फेर था। तो और ऐसी स्थिति में महिलाएं मतलब बिल्कुल बाहर मतलब एक्सपेरिमेंट कर रही है, नौकरी कर रही है, आईटी में काम कर रही है, आईएएस आईपीएस सरकार वही चला रही है और पुरुष घर में दुपट्टा उपट्टा डाल के बैठे हुए। तो इसके अलावा अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जिनकी सहायता से बादलों को नियंत्रित करने की इच्छा अनुसार वर्षा करवाई जा सकती है। महिलाएं मतलब ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही है, ऐसे ऐसे उपकरण बना रही है, ऐसे ऐसे साइंटिफिक रिजल्ट को दे रही है जिससे बादलों को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि जो बारिश वगैरह होता है वो बादलों के कारण ही होता है, संगणन के कारण होता है। तो यहाँ पे ये सारी महिलाएं इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रही है। ऐसी मशीनें यानी हवाई कारें बनाने के लिए भी प्रयत्नशील हैं जो आकाश में उड़ सके। हम लोग हॉलीवुड फिल्म में देखते हैं ना कि नीचे जमीन पे बहुत वो तानाशाही हो गया, बहुत भीड़ भाड़ है, तो अब ऐसे मतलब कि बाइक्स आ रहे हैं, सुपर बाइक्स आ रहे हैं जो ऊपर ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर की तरह उड़ेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य पे। तो ऐसी ही चीजों के ऊपर यहाँ महिलाएं काम कर रही है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अगले स्लाइड में हम 35 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्यवर्ती सामाजिक सुधार आंदोलन के एक हिस्से के रूप में उदित हुआ है। इन सुधारकों ने विचारकों का मिश्रण इस्तेमाल किया है। इन विचारों की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में विस्तार से डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। अक्सर आधुनिक पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों द्वारा और अपने स्वयं के अतीत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व एवं गौरव महसूस करते हुए इन सुधारकों के लिए प्रेरित हुए हैं। कई सुधारकों ने तो स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के प्रयोजन से इन दोनों संसाधनों का उपयोग किया है। देखिए, पश्चिमी देशों से लोग प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी, हालांकि पहले के अगर समय की बात करें तो कोई सा ऐसा देश नहीं था जहां पे महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं था। आप फ्रांस की क्रांति से, ज्यादातर इतिहास हमने कब से देखना शुरू किया, फ्रांस की क्रांति से। हमारे एनसीईआरटी के बुक में ज्यादातर चीजें फ्रांस की क्रांति से शुरू होती है, सबसे पहली क्रांति थी वो। तो वहां पे भी हमने देखा कि महिलाओं को मतलब कि ज्यादा हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी, व्यापार करने का अनुमति नहीं था, शासन प्रशासन में उसकी हिस्सेदारी नहीं थी, बस घर में रहना है, घर का ही काम करना है, बाल बच्चों को संभालना है। तो कई सुधारकों ने, कई ऐसे बड़े लोग हुए हैं, कई जानकार हुए हैं जो स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए दोनों संसाधनों का उपयोग किया है। कौन कौन से दोनों संसाधन? पश्चिम के लोकतंत्र और अपने यहाँ के लोकतांत्रिक परंपराओं को, दोनों को मिला के महिलाओं के उद्धार के लिए अपना प्रयोजन दिया है। दूसरा पॉइंट है, हम इस संबंध में यहाँ कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती विरोधी अभियान के नेतृत्व किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहां के अग्रणी सुधारक राणा डे ने विधवा के लिए पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया।
आपने सती प्रथा के बारे में देखा है, विधवा पुनर्विवाह के बारे में देखा है। तो सती प्रथा में आपने क्या देखा कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार से सती प्रथा को रोक लगाया। अब सती प्रथा क्या होता है ये आपको पहले से पता है कि जब किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो उस महिला को जबरदस्ती अपने पति के साथ ही आग में जला दिया जाता है। दूसरा, राणा डे ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें जो महिला विधवा हो जाती है वो दोबारा शादी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर ऐसे ही मरेगी। तो इन सभी चीजों के लिए कई प्रकार के आंदोलन वहां पे चलाए गए थे। राजा राम मोहन राय ने इस प्रकार सती की प्रथा का विरोध करते हुए मानवतावादी तथा नरसैंगिक अधिकारों के सिद्धांत एवं हिंदी शास्त्रों के आधार पर किया। मतलब हिंदी शास्त्रों में भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि आप महिलाओं को उनके पति के साथ जला दो, उनको सती बना दो, पुनर्विवाह करने के लिए कोई रोक नहीं था। तो इसी को आधार मानकर राजा राम मोहन राय ने कई सारे बदलाव को किया था। अगले पॉइंट में कह रहा है कि एमजी रानाडे द्वारा लिखित ग्रंथों में द टेक्सस ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रेमेडीज ऑफ विडोज का मतलब होता है विधवा, क्योंकि रानाडे ने किसके पुनरुत्थान के लिए आवाज चलाया या फिर आंदोलन किया, तो विधवा पुनर्विवाह के लिए। और वैदिक ऑथोरिटीज फॉर विडो मैरिज में विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति का विशद विवेचन किया। मतलब इन्होंने बताया है रानाडे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार भी विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति दी जा सकती है। शिक्षा की नई प्रणाली में आधुनिक और उदारवादी प्रवृत्ति थी। यूरोप में हुए पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और प्रबोधन आंदोलन से उत्पन्न साहित्य में सामाजिक विज्ञान, भाषा साहित्य में सम्मिलित किया गया। इस नए प्रकार के ज्ञान में मानवतावादी, पंथ निरपेक्ष तथा उदारवादी प्रवृत्तियां थी। पहले के समय में जो रूढ़िवादी प्रवृत्तियां थी, जो अपने पारंपरिक संस्कृतियों पर आधारित, सती करना है, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता, बाल विवाह होगा, महिलाएं पर्दे में रहेंगी, उनको घर से बाहर नहीं निकलना, तो ये सारी चीजें जो थी ना, ये धीरे धीरे जब दक्षिण भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए, उनमें आपने देखा कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन आंदोलन, बहुत सारी चीजें हुई, जिससे बहुत तरह की चीजें बदली है, जैसे पंथ निरपेक्ष, उदारवादी, मानवतावादी, जिसमें अब उसके बाद की संस्कृति में इन सभी चीजों में सुधार देखा गया। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 36 का क कहता है, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत एक निराशावादी सिद्धांत था। विचारकों ने इसका विरोध भी किया, कथन और औचित्य सिद्ध कीजिए। देखिए, माल्थस का सिद्धांत जो है जनसंख्या को लेके, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके आलोचना किस किस ने की, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। और माल्थस का सिद्धांत क्या कहता है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न निकल रहे हैं, तो देख लीजिए। उनका कहना था कि मनुष्य की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर से मनुष्य के भरण पोषण के साधन। और देखिए, माल्थस ने क्या कहा कि आपकी जो खेती बाड़ी है, मनुष्य क्या खाता है, मनुष्य भोजन करता है, तो भोजन तो बढ़ नहीं रहा है, जमीन तो नहीं बढ़ रही है, जमीन उतना ही है, उसी जमीन पे हमें बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अनाज उगाना है। तो माल्थस ने कहा कि जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से हमारे इन मनुष्यों को पेट भरने के लिए भोज्य पदार्थों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कपड़ा और अन्य कृषि आधारित उत्पाद भी बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से हमें क्या क्या बढ़ाना है, भोजन, लेकिन कपड़ा और कृषि आधारित उत्पाद भी बढ़ सकते हैं। मतलब माल्थस के द्वारा यह कहा गया कि मनुष्यों को भोज्य पदार्थ की आवश्यकता सबसे पहले पड़ेगा, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो सबसे पहले इंसान को चाहिए क्या, भोजन ही तो चाहिए। इसलिए मनुष्य सदा ही गरीबी की हालत में जीने के लिए दंडित किया जाता है। मतलब कि अब जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, भोज्य पदार्थ बढ़ ही नहीं रहा है, भोज्य पदार्थ नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मनुष्य की गरीबी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या के वृद्धि से पीछे रहेगी। जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा और कृषि जो है उसके एवज में धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन कुछ विचारकों ने इसका विरोध भी किया, जो यह मानते थे कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। अब कुछ ऐसे भी, माल्थस ने तो ये कह दिया कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है लेकिन भोज्य पदार्थ, इनके पेट भरने की जो साधन है वो घट रहे हैं। लेकिन कुछ विचारकों ने कहा कि नहीं, जनसंख्या से ज्यादा तीव्र गति से हम अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, अर्थात भोजन की प्रक्रिया को भी बढ़ा सकते हैं, भोज्य पदार्थों को भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इनके आलोचक के जो लोग थे, उन लोगों ने इन्हें ऐसी बातें कही। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप बदलने लगा
और 20वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में अंत तक यह परिवर्तन नाटकीय ढंग से हुआ। मतलब कि माल्थस ने जो कहा वो बातें सही थी। जिस प्रकार से जनसंख्या ग्रोथ होना शुरू हो गया 19वीं और 20वीं सदी में, तो इसे नाटकीय ढंग से परिवर्तन कहते हैं। नाटकीय ढंग से कहने का मतलब है अचानक से कुछ ऐसा बवंडर हो जाना जिससे मैंने, मान लो कि अभी मैं आप लोगों को 10,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं और अचानक से मैं अभी 10 मिनट के अंदर ही या फिर 1 घंटे के अंदर ही या फिर 2 दिन के अंदर ही अचानक से 10 लाख बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, तो ये नाटकीय ढंग से ही बढ़ोतरी होगा जिसका उम्मीद किसी को नहीं होता है, लेकिन वो परिवर्तन होता है, वो बदलाव होता है, तो उसे हम नाटकीय ढंग से बदलाव कहते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ख प्रश्न, कभी कभी लोग शहरी जीवन में कुछ सामाजिक कारणों से पसंद करते हैं। शहरी जीवन पसंद करने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब मैं भी शहरी जीवन पसंद करता हूं, इसका मुख्य फैक्टर मुझे ये है कि आपको मैं गांव को नहीं पसंद करता हूं ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन शहर ज्यादा पसंद करता हूं। अब हर लोगों का अपना अपना मानना होता है। मेरा मानना यह है कि शहर में ना ये जाति, ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी, ये सब चीजें नहीं देखने को मिलता है। दूसरी बात, चुगलपंती नहीं होता है यहाँ पे। गांव में क्या है ना कि लोग एक दूसरे की चुगली बहुत करते हैं, टांग खींचने का काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे आपस में लड़ाई करने लगते हैं। शहरों में लोग इतना ना बिजी होते हैं ना, इतना उनको कमाना है और इतना खर्चा करना है कि उनके पास समय ही नहीं है। रूम रेंट से लेके खाना पीना जितने भी चीजें, सबके लिए पैसे चाहिए और इस पैसे को कमाने के लिए उनके पास टाइम को अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन गांव में क्या है, रेंट नहीं लगना है, खेतों से अनाज आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा, तो टाइम बचता है। और जब टाइम बचता है, खाली मन शैतान का। अब वो क्या करते हैं, फिर चुगलपंती करते हैं। तो एकमात्र यही कारण है कि जिससे मुझे गांव पसंद नहीं है, मैं शहर में ज्यादा रहना पसंद करता हूं। तो यहाँ पे कह रहा है कभी कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से पसंद करते हैं। इन सामाजिक कारणों की गणना कीजिए। अब कौन कौन से ऐसे सामाजिक कारण हैं जिसके कारण जो लोग हैं वो शहरों को पसंद करते हैं। देखिए, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहने वालों के समक्ष नगरीय जीवन शैली और उपभोक्ता के स्वरूपों की तस्वीरें पेश कर रहा है। आजकल के समय में आपने देखा है कि गांव के लोगों के अंदर भी अब मतलब शहरों से कोई चीज की कमी नहीं है। वहां के लोग भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, समाचार पत्र, न्यूज, दिस दैट, रील तील सब गांव में भी यहाँ से ज्यादा होता है। वहां पे भी लोग अब बहुत फेमस हो रहे हैं। अब वो भी जनसंपर्क से जुड़े हुए हैं। शहरों की खबर के बारे में हर पल का न्यूज उनके पास रहता है। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग नगरीय तर्क भरक और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है गांव के लोगों को भी कि भाई शहर में ये चल रहा है, ये कपड़े मस्त चल रहे हैं, यहाँ पे वो घड़ी सस्ती चल रही है, जूते हैं सस्ते, बढ़िया नौकरी है, नौकरी में बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को लेके जो गांव के लोग हैं वो भी शहर के इस आव भाव में सम्मोहित हो जाते हैं। इसके बाद उनका भी वही विलासपूर्ण जीवन जीने का मन होने लगता है कि भाई शहर में रहेंगे, बिल्कुल मजा आएगा, एकदम पूरा तर्क भरक है, और ये लालसा उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। जन संक्रमण और जन संचार के साथ अब ग्रामीण तथा नगरीय इलाकों के बीच खाई को पाटते जा रहे हैं। अब जन संक्रमण और जन संचार के साधन जो हैं, ऐसी सुख सुविधाएं जो शहरों में है वो अब गांव में भी बढ़ती जा रही है, वहां भी फैलती जा रही है। आजकल गांव में भी आपको चाउमीन, पिज्जा, मोमोस मिल जाएगा बड़े ही आराम से। ग्रामीण इलाके उपभोक्ता बाजार के साथ बड़ी घनिष्ठता के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब ग्रामीण इलाका जो है वो भी बाजारों के साथ संपर्क सूत्र बना रहा है। वहां भी व्यापार अब धड़ल्ले से चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, वहां भी उद्योग लगाए जा रहे हैं, कुटीर उद्योग लगाए जा रहे हैं। वहां भी बड़े बड़े सिनेमा हॉल, मॉल, पार्किंग ये सब बन रहे हैं, वहां भी बड़े बड़े गाड़ियां मिल रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सामाजिक कारण है जिससे लोग शहरी जीवन को पसंद करना शुरू कर दिए। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, पॉइंट हमारा कहता है, यह तथ्य है कि नगरीय जीवन में अपरिचितों से संपर्क होता रहता है और कुछ भिन्न कारणों से लाभकारी साबित होता है। अब क्या हुआ कि नगरीय जीवन में लोग अनजान लोगों से मिलते हैं। हम क्या करते हैं अपने शहर में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो सब मेरे परिचित तो नहीं है ना, अपरिचित लोगों से भी मिलता जुलता रहता हूँ, जिससे कहीं ना कहीं मुझे लाभ प्राप्त होता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति जैसे सामाजिक रूप से पीड़ित समूह को शहरी रहन सहन कुछ हद तक मतलब उनकी अपमानजनक स्थिति से बचाता है। अब देखिए, यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि गांव घर में क्या होता है कि जो नीचे जात के लोग होते हैं, जो छोटी जात के लोग होते हैं, जो शूद्र जाति के लोग होते हैं, उनको अपमानजनक जिंदगी जीना पड़ता है। लेकिन शहरों में ये सब नहीं है, भेदभाव नहीं है, असमानता नहीं है। हम किसी से किसी की जात के बारे में नहीं पूछते, हम उनके कुल के बारे में नहीं पूछते, हम उनके वंश के बारे में नहीं पूछते, सब यहाँ पे बराबर मिलके जुल के रहते हैं। तो इसलिए जो
शूद्र कास्ट के लोग हैं वो शहरी जीवन को बेहतर इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको समानता सा फील होता है, और जो गांव में उनको अपमानजनक स्थिति मिलता है उससे ये यहाँ पे बचे रहते हैं। शहरी जीवन की गुमनामी के कारण सामाजिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली ग्रामीण समूहों के अपेक्षाकृत गरीब लोग शहर में जाकर कोई भी नीचा समझा जाने वाला काम करने से नहीं हिचकिचाते, जिसे वो गांव में रहते हुए बदनामी के डर से नहीं कर सकते। अब देखिए, कुछ ऐसे सामाजिक दृष्टि भी हैं प्रभुत्वशाली ग्रामीण समूहों के अपेक्षाकृत गरीब लोग क्या होता है ना गांव में, कि अगर हम अपने गांव में देखो और किसी को बोलो कि रिक्शा चला लो, वहां नहीं चलाएगा, लेकिन यहाँ पे आके वो रिक्शा ठेला खींचते हैं क्योंकि इनको यहाँ पे आके अपमान फील नहीं होता है, इसलिए भी शहरी जीवन उनको बेहतर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि चलो हम कहीं अपना छुप छुपा के काम जीवन चला रहे होंगे, क्योंकि समाज की जो नियम कानून है ना वो उससे बच के ना शहरों में अपने जीवन शैली को चलाने की कोशिश करते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, नागरिक समाज में शामिल होने की कुछ मुख्य कसौटियां यह है कि संगठन राज्य नियंत्रित नहीं होनी चाहिए और विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक मुनाफा कमाने वाले तत्व ना हो। दिए गए कथनों को विस्तार से आप चर्चा कीजिए। तो देखिए, नागरिक समाज में शामिल होने वाले कुछ जो मुख्य फैक्टर हैं उनके बारे में हम डिटेल पहले करते हैं। नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं। नागरिक समाज क्या है, कैसे आप समझेंगे नागरिक समाज को, तो उस व्यापक कार्य क्षेत्र, काम करने वाली जगह को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होता है लेकिन राज्य और बाजार दोनों के क्षेत्र से बाहर होता है। मतलब जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होता है लेकिन राज्य और बाजार दोनों क्षेत्र से बाहर होता है, मतलब इस पे कंट्रोल इन लोगों का नहीं होता है। नागरिक समाज सार्वजनिक अधिकार का गैर राजकीय तथा गैर बाजारी भाग होता है जिसमें अलग अलग व्यक्ति संस्थाओं संगठनों का निर्माण करने के लिए स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कमेटी बनाने के लिए जुड़े होते हैं, और नागरिकों के समूह द्वारा स्वैच्छिक संघ जो होते हैं, संगठन जो होते हैं या फिर संस्थाएं होते हैं, शामिल इसी के अंदर होते हैं। सारे नागरिक या फिर बाजार के अंदर काम करने वाले सारे लोग इसी में शामिल होकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। इसमें राजनीतिक दल, जनसंचार की संस्थाएं, मजदूर संघ भी आता है, गैर सरकारी संगठन आता है, धार्मिक संगठन और अन्य प्रकार के सामूहिक तत्वों को शामिल किया जाता है। किसमें? ये हमारे पास यही है कि जो संगठन या फिर संस्था या फिर स्वैच्छिक संस्थाओं का जो निर्माण होता है इसके साथ सभी जुड़े होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, नागरिक समाज में शामिल होने के कुछ मुख्य कसौटियां जो हैं, फैक्टर जो हैं या फिर जो तरीका है वो है कि संगठन राज्य नियंत्रित नहीं होना चाहिए और यह विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक मुनाफा कमाने वाले तत्व न होना चाहिए। मतलब यहाँ पे पहले तो ये समझिए कि राज्य नियंत्रित नहीं होना चाहिए, मतलब इस पे राज्य का कंट्रोल नहीं होना चाहिए जो भी संगठन है, क्योंकि अगर सरकार के कंट्रोल अंदर वो आएगा तो फिर हम उसके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। अगर मान लो सरकार हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है या फिर हमारे हक को मारने का कोशिश करता है तो फिर ये संगठन आवाज कैसे उठाएगा। अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के साथ साथ पक्ष समर्थन तथा प्रचार संबंधी गतिविधियां चलाने के साथ साथ और जितने ही प्रकार के आंदोलन होंगे इसमें भाग लेना, शामिल होना अनिवार्यता माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास अनुच्छेद हैं कई सारे, उनको पढ़ना है। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक आदि पर सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जेबी पंत ने अपने भाषण में निम्नलिखित विचार प्रकट किए। मतलब उन्होंने कहा कि जो दबाए हुए वर्ग हैं, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की जो विशेष देखभाल करनी होगी, उन्हें सामान्य स्तर पर लाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो अवश्य करना चाहिए। जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछले हैं, जो निम्न जाति के हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हमें जो करना हो वो हमें करना चाहिए। जंजीर की शक्ति का आकलन उसकी सार्वधानिक कमजोर कड़ी द्वारा किया जाता है और इसलिए जब तक सबसे कमजोर कड़ी को सशक्त नहीं किया जाता हमें एक स्वस्थ राजनीति नहीं प्राप्त होगी। हाल के ही वर्षों में राज्यों ने इन वर्गों को आरक्षण दिए जाने संबंधी निर्णयों के लिए फिर से एक बार विवाद शुरू हो गया। देखिए, शुरुआत में जो इन छोटे कास्टों के लोगों को आरक्षण दिया गया, जो दलित हैं, पद दलित हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या फिर अनुसूचित हैं, इन लोगों को जो आरक्षण दिया गया था वो एक निश्चित समय के लिए दिया गया था। अब ये है कि अब कुछ लोग इसके विरोध में बात कर रहे हैं कि भाई अब आरक्षण को समाप्त करो, अब आरक्षण नहीं रहेगा, एक बार आपने इस समय के लिए दिया था, अब पिछड़े वर्ग भी ऊपर की ओर आ चुके हैं, तो अब इन आरक्षणों को समाप्त करने के लिए एक नया विवाद शुरू हो गया है। अब हम आगे की स्लाइड में इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को देखते हैं।
पहला कहता है उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर समाज की सर्वाधिक कमजोर कड़ी कौन सी है। तो सर्वाधिक कमजोर कड़ी दबाए हुए वर्ग, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग हैं। कड़ी कहने का क्या मतलब, एक कड़ी में आपने देखा होगा कई सारे लोहे के छोटे छोटे बोल्ट लगे होते हैं। अब उस बोल्ट में जो भी कमजोर हो तो कड़ी को ही कमजोर माना जाएगा, क्योंकि अगर आप उसे खींचोगे तो जो कमजोर कड़ी है वो टूट जाएगी। तो ऐसे ही समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें भी अपडेट होना जरूरी है, तभी ये समाज स्वस्थ हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, प्रभुत्व हो सकता है। दूसरा प्रश्न कहता है समाज की इस सर्वाधिक कमजोर कड़ी को क्यों और कैसे सशक्त किया जा सकता है। जो दबे कुचले लोग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है, उन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखिए, हमें दबाए हुए वर्गों, अनुसूचित जाति और पिछले वर्गों को विशेष देखभाल करने की आवश्यकता है। उन्हें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम ऊपर ला सकते हैं। उन्हें समान स्तर पर लाने के लिए हमें जो कर सकते हैं उसे अवश्य करना चाहिए। जंजीर की शक्ति का आकलन उसके सर्वाधिक कमजोर कड़ी द्वारा किया जाता है, और इसलिए जब तक हम सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज जो है वो स्वस्थ राजनीति प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैंने अभी आपको समझाया कड़ी में जो सबसे कमजोर पॉइंट होता है उसे भी मजबूत करना उतना ही जरूरी है, तभी आप देखिए पूरी कड़ी मजबूत होगी। 2019 में भारत सरकार ने उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की शुरुआत की थी। 2019 में भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निम्न जाति के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया कि इनको 10% आरक्षण के हिसाब से नौकरी दिया जाएगा। समकालीन वर्षों में राज्यों में इन वर्गों के आरक्षण दिए जाने संबंधी निर्णयों के लिए फिर से एक नया विवाद शुरू हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि भैया अब इन आरक्षण को समाप्त करो। 2019 में कितने वर्षों के लिए हुआ था, 10% के लिए हुआ था और कुछ निश्चित समय के लिए हुआ था। तो अब लोगों का कहना है कि अब आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, गौ प्रश्न कहता है जाति के धर्मनिरपेक्षीकरण को परिभाषित कीजिए। जाति को लेकर जो धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया है इसे आप क्या समझते हैं। जाति अपनी कर्म कांडों, विषय वस्तु छोड़ने लगी है और राजनीतिक गतिशीलता के लिए अधिक से अधिक पंथ निरपेक्ष बन गई है। जाति अब आज के समय में अपने जो कार्य थे उनको छोड़ के अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने लगा है। आज के समय में जाति एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में ज्यादा कार्य कर रहा है। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी सरकार के ऊपर उतना ज्यादा दबाव डाला जा सकता है, इस रूप में जाति काम कर रही है। समसामयिक भारत में जाति संगठनों और जातिगत राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ है। कई प्रकार के अलग अलग जातियों का उद्भव सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों के कारण हुआ है, जो जाति संगठन और जातिगत राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। अब जितना जाति में जनसंख्या ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोग ज्यादा होंगे, और जितना ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोग ज्यादा होंगे उतना ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके नेता होंगे। फिर आपका दबदबा सरकार पे होगा और सरकार का दबदबा पूरे देश में अपने जाति को प्रबल और मतलब कि और हाई लेवल पर ले जाने के लिए होगा। ये जातिगत संगठन अपनी मांग मंगवाने के लिए राज्य पर दबाव बना सकते हैं। राज्य अर्थात देश पर। अगर आपकी संख्या ज्यादा है, आप अगर प्रबल जाति में आते हो तो आप अपने नजदीकी सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हो किसी भी काम को करने के लिए। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका समाप्त हो गया। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 सोशियोलॉजी का जो सिंपल पेपर नंबर 2 है वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। पूरा सिंपल पेपर आपको समझा दिया गया है और इस प्रकार से 2 सिंपल पेपर कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ ही समय के बाद आपको तीसरा सिंपल पेपर भी मिल जाएगा। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।